जय हिंद फ्रेंड, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने प्यारे चैनल अवध वॉरियर में। प्यारे साथी, एक बहुत बड़ा आगाज सरकार की तरफ से तोहफा दिया गया है मेरे प्यारे छात्र छात्राओं को। उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती के 45,000 पद पर पहली बार इतना व्यापक भर्ती अनाउंस की गई है सरकार की तरफ से, और बहुत दिनों के बाद होमगार्ड स्तर पर। और इस होमगार्ड पद की क्या योग्यता होगी, कैसे कैसे छात्र इसमें आवेदन कर सकेंगे, किनको किस मायने में छूट दी जाएगी, किस मायने में छूट नहीं दी जाएगी, सरकार ने इस पर क्या कुछ शर्तें रखी है, इन शर्तों का परिपालन कैसे करना होगा, कितने से कितने उम्र के छात्र इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनकी हाइट कितनी होनी चाहिए, दौड़ उनका फिजिकल में क्या क्या रिक्वायरमेंट सरकार ने कर रखा है, इसकी पूरी जानकारी मैं पुख्ता आपको आज पूरा संपूर्ण, जैसा कि लिखा है ना, संपूर्ण जानकारी आपको मैं इस पर बताने वाला हूँ। जो कुछ हमारे छात्र छात्रा एनसीसी कर रखे हैं या कुछ और डिप्लोमा रखे हैं, उनको क्या सरकार कुछ विशेष छूट देने वाली है कि नहीं, हर एक पहलू पर बात करेंगे। और सबसे बड़ा मुद्दा ये होगा कि ये भर्ती की प्रक्रिया कैसी होगी। तो प्रक्रिया 2 चरणों में होने वाली है। 2 चरण कौन कौन से हैं और इसमें एग्जाम क्या होने वाला है? क्या बोले? हाँ, एग्जाम होने वाला है। तो घबराइए नहीं, सफ़र नया है पर खूबसूरत है। सफ़र नया है पर खूबसूरत है, जज्बा हौसला रखेंगे तो विजय आपकी होगी ज़रूर। तो सिलेबस पे भी डिस्कस करेंगे, सिलेबस में किस तरह से सवाल आने वाले हैं, आपकी पढ़ाई कैसी हो, और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको कुछ प्रमुख बुकें बताऊंगा, उन कौन सी किताब आप पढ़िए, जिससे आप अगर घर बैठ के तैयारी करना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इस चैनल के माध्यम से भी और उन किताबों के सहयोग से भी एक ओहदा आप अपने लिए सुरक्षित कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं, और आज हम लोग जानेंगे होमगार्ड में भर्ती प्रक्रिया, जिसका आवेदन शुरू हो गया है। तो आवेदन करने से पहले किस किस नियमों का पालन हमें करना होगा, किस किस जानकारियों को रखना होगा, इसकी पूरी जानकारी, और सीधा सरकार के ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से, है ना। ऐसा नहीं कि कोई भ्रामक जानकारी जिसको मैं लेकर के आपके माध्यम ऐसा पेश करूं कि आपको लगे कि ये तो मैं जानता ही नहीं। बिल्कुल ये सरकार का क्रमवार है, अगर आपको कहीं डाउट लगे तो अपील भी कर सकते हैं, है ना। ये सरकार का वही है, मेरा अपना नहीं, ये सब सरकार के द्वारा दिया गया, उन्हीं के वेबसाइट का ये विज्ञा है ना, ऑफिशियल नोटिस है। देखो लिखा गया है ना, 19 सी तुलसी गंगा कॉम्प्लेक्स विधानसभा उत्तर प्रदेश लखनऊ। सूचना की विज्ञप्ति मैं आपको बताना चाहता हूं प्यारे साथी कि इसमें सरकार ने बताया है, उत्तर प्रदेश होमगार्ड प्रोन्नति मुख्यालय उत्तर प्रदेश की 41,424 पदों पर एनरोलमेंट करने हेतु अधियाचन प्राप्त हुआ है। उम्मीद की आप देख पा रहे होंगे। अब इसमें बात ये होती है कि सरकार ने क्या क्या कहा है और किन किन मानकों को ध्यान में रखना है, इस बात की हम लोग चर्चा करते हैं। आइए बात करते हैं। जैसा कि लिखा गया है कि उपस्थित ड्यूटी निर्धारित भत्ता दिया जाएगा। वर्तमान में प्रतिदिन ड्यूटी पर उपस्थित ₹600 ड्यूटी भत्ता राज्य सरकार द्वारा समय समय पर देय महंगाई भत्ता निर्धारित किया जाएगा। तो बिल्कुल डरिए नहीं, पेमेंट भी अब बेहतर मिलेगा और आगे सरकार इंक्रीजमेंट करती रहेगी पेमेंट में। होमगार्ड के एनरोलमेंट में पुरुष और महिला हेतु जनपदवार पदों का विवरण दिया गया है। इस विवरण में आपको मैं कुछ जिलों का बताऊं, बाकी आप अपने स्तर पे देख सकते हैं इसे। आगरा में अनारक्षित पदों की 495 ओहदे हैं, जिसमें एससी वर्ग के लिए 258, एसटी के लिए 24 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 332 है। ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 123 है। यानी अगर मैं एक शब्द में आपको बताऊं प्यारे साथी, तो आप बता सकते हैं कि आगरा में कुल 1232 ओहदे निकाले गए हैं। तो आगरा के छात्रों के लिए खुशखबरी है। बात करते हैं अगर इसी में बरेली के लिए, तो बरेली में यूआर 306 हैं, एससी 159 हैं, एसटी 15 हैं और ओबीसी 205 हैं, ईडब्ल्यूएस 76 हैं और टोटल 761 ओहदे निकाले गए हैं। अब इसी क्रम में अगर मैं कुछ और जिलों की बात करूं तो देखो पूरे क्रमवार जिलों का एक लगातार पूरा खाका है। इसमें अगर कुछ बड़े ओहदे की बात करें जिसमें सबसे ज़्यादा संख्या पर ओहदा निकाला गया है, तो कानपुर नगर की बात कर लेते हैं। कानपुर नगर में यूआर के लिए 782 पद हैं, एससी के लिए 408, एसटी के लिए
38 पद हैं। ओबीसी के लिए 525 ओहदे हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए 194। टोटल है प्यारे साथी 1947 पोस्ट निकाले गए हैं कानपुर में। एक अच्छी सीट है, बाकी सब जगह आप देख सकते हैं 400 500 ऐसी संख्या में सीटें हैं। और आगे अगर बड़ी संख्या में और ओहदा देखना चाहें तो लखनऊ में आप, जी हाँ बिल्कुल ध्यान से देख सकते हैं आप, लखनऊ में ठीक ठाक सीटें निकाली गई है सरकार की तरफ से। ये लखनऊ का आप देख सकते हैं कि लखनऊ में यूआर के लिए, जनरल के लिए 550 सीटें हैं, एससी के लिए 287, एसटी के लिए 27, ओबीसी के लिए 370, ईडब्ल्यूएस के लिए 137 और टोटल 1371 यानी 1371 है। हरदोई में भी सीटें हैं लगभग कितनी 1072 सीटें हैं। और इस तरह से प्रयागराज में भी एक बड़ी सीटें अगर हम बात करें तो लगभग 1219 सीटें हैं। वाराणसी में 1004 सीटें हैं। ये कुछ जनपदवार मैं आपको बता रहा हूँ जहाँ पर सीटें लगभग 1000 के आसपास हैं। एक अच्छा, उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा सुखद संदेश है कि वहाँ सीटें हैं। बाकी जिलों में भी सीटें कम नहीं हैं, पर्याप्त हैं, क्योंकि आपको प्यारे साथी एक ही पोस्ट चाहिए। तो एक पोस्ट के लिए अगर आप पर्याप्त मेहनत करेंगे तो आप इसको देखना भूल जाओ। कई बार छात्र तो इसी से निराश होंगे कि साहब हम यहाँ पोस्ट कम है हमारे यहाँ, कैसे क्या करें। मेरे भाई अगर 10 है या 100 है आपके यहाँ तो आपको एक चाहिए, 99 से तो आपको मतलब ही नहीं होना चाहिए। तो आप टेंशन में काहे हो, एक हो या 1000 हो, हमको चाहिए कितना, एक की रिक्वायरमेंट हासिल करो। आइए बात करते हैं आयोग ने आगे कुछ क्या कहा है। तो आगे इस तरह से जिले को आप क्रमवार इस पर देख सकते हैं हमारे चैनल पर, है ना। हर जिले की यहाँ पर सीटें दी गई हैं, किस जिले में कितनी सीटें हैं। मैंने कुछ बड़ी सीटें दिखाई। अब बात करते हैं यहाँ पर सरकार ने कुछ इंस्ट्रक्शन बताए हैं, कुछ शर्तें बताई हैं। शर्तों में क्या क्या शर्तें हैं, आइए इन पर हम लोग बात करते हैं। तो देखो सरकार ने बताया है, जैसा कि इनकी वेबसाइट पर ही है, कि परीक्षा के पूर्व के समय रिक्तियों की संख्या में परिवर्तित की जा सकती है। जी हाँ, एक बड़ा सुखद संदेश है प्यारे साथी कि पदों की संख्या में, जितने पद निकाले गए हैं उस पदों की संख्या में वृद्धि की जा सकती है या कमी की जा सकती है, यानी परिवर्तन का मतलब दोनों। वैसे अक्सर देखने को आज तक यही मिला है कि पदों की संख्या में वृद्धि ही हुआ है, कमी बहुत कम चांस होता है, बहुत कम चांस होता है। तो मान के चलिए कि अभी एक और मन में धारणा बना के रखिए कि ओहदे बढ़ सकते हैं। पात्रता, सबसे प्रमुख चीजें जो आपको ध्यान में रखना है वो है पात्रता। होमगार्ड के लिए कहते हैं शारीरिक व मानसिक दोष से युक्त दिव्यांग व्यक्ति होमगार्ड पदों के एनरोलमेंट के लिए पात्र नहीं है। ध्यान में रखना, जिनकी शारीरिक व मानसिक दशा सही नहीं है, जो शरीर से दिव्यांग हैं, वो इसके लिए एलिजिबल बिल्कुल नहीं है। होमगार्ड पदों पर एनरोलमेंट के लिए आवश्यक अभ्यर्थी जनपद का मूल निवासी हो, जिस जनपद की रिक्ति के सापेक्ष आवेदन किया हो। जी हाँ, इसका मतलब है कि आप आवेदन अपने जनपद में कर सकते हैं और वहाँ का आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। उम्मीद है कि आपके पास होगा, नहीं है तो फटाफट बनवा लीजिए, है ना। डॉक्यूमेंट पूरा एकदम कंप्लीट रखना है। फिर बात कर रहे हैं इस पे कि उत्तर प्रदेश शासन की संख्या 1846-95-2025 के इतने 16/11/2025 के अनुसार जनपद के मूल निवास प्रमाण पत्र के अतिरिक्त जनपद का डोमिसाइल प्रमाण पत्र भी मान्य होगा। ठीक है, अगले पे बात करते हैं कि सरकार ने और क्या कुछ प्रमुख सूचना दी है। तो ये सब बेसिक सूचना है। आगे बात करते हैं प्यारे साथी। तो अगली जो सूचनाएं आपके लिए बहुत बेहतर है, खास है। देखो बिल्कुल हाँ, अभी जो मैंने बात किया था कि ये परीक्षा बिल्कुल शुरू हो चुका है और इस एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले छात्र तो पहले इस बात को देख लें कि भाई हम आवेदन कब से कर सकते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन की तिथि है आज से ही 18/11/2025 से और आखिरी तिथि है 17/12/2025। आवेदन शुल्क जमा करने की, यानी अब पेमेंट करने की जो तिथि है 18/11/2025 और आखिरी वही है 17/12/2025। जमा किए गए शुल्क के समायोजन की तिथि सेम है और पर आखिरी है इसकी 20/12/2025। एक सुखद है और बेहतर चीजें हैं, सरकार ने इसमें भी OTR को लागू किया है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा, केवल करना नहीं, कराना अनिवार्य होगा, इसलिए सभी छात्र इसको जरूर पूरा कर लें। फिर बाकी आपकी व्यापक वैसे ही जानकारी इस पे दी गई है, जैसा कि आप एक योग्य और काबिल छात्र हैं और इसके लिए तो उसमें आपके लिए नॉर्मल सी जानकारी दी गई है। बाकी 3.3 पे जो सरकार ने अपने विज्ञापन पे दर्ज किया है
कि जनपदवार विज्ञप्ति पदों पर चयन, आरक्षण नीति के दृष्टिगत अभ्यर्थी लिखित परीक्षा, हाँ ये देखो प्यारे साथी ध्यान में रखना, लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों एवं अधिमानी अहर्ता के अंतर्गत प्राप्त अंकों के योग के श्रेष्ठता क्रम के आधार पर किया जाएगा। जी हाँ, यानी रिटन एग्जाम होगा, कोई बात नहीं, लिखित एग्जाम की गारंटी हम लोग लेते हैं, आपको पास कराएंगे, आप टेंशन नहीं लेना। तो लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और फिर कह रहे हैं कि परीक्षा में एक निश्चित इनके द्वारा प्यारे साथी क्या तय किया जाएगा, एक निश्चित पूर्णांक या इनके द्वारा एक निश्चित अंकों का निर्धारण किया जाएगा कि इतने से कम अंकों के छात्र को अधिमानी अहर्ता नहीं मिलेगी। अब वो जो इनके द्वारा जिसे हम लोग मेरिट कहेंगे वो कितने अंक पर तय होगा ये सरकार तय करेगी। बहरहाल आगे कितने पे तय होगा किस पे नहीं उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। अभी मैं आपको बेसिक जानकारी बता दूं जहां से आपके फॉर्म में गलती ना हो। कई बार छात्र बिल्कुल बहुत आवेश में आकर के फॉर्म को भी ऐसे वैसे कर देते हैं, बाद में फिर दौड़ते हैं, कहते हैं सर हमको करेक्शन कराना। भाई ऐसा कुछ मत करो कि करेक्शन का कोई अवसर आए। आइए देखो, सरकार ने साफ साफ लिख रखा है कि इस एनरोलमेंट प्रक्रिया के लिए आवेदन शुल्क निम्नवार होगा। सामान्य व ईडब्ल्यूएस ओबीसी के छात्रों के लिए 400 रुपये, एससी एसटी के अभ्यर्थियों के लिए 300 रुपये होंगे। बाकी आप भारत के नागरिक हो, है ना, ये आपकी आईडी से संबंधी बात की गई है, स्वाभाविक आप भारत के नागरिक हैं तो इसमें आवेदन कर पाएंगे। एक बहुत बड़ी जानकारी जो है सबसे सामने निकल कर आ रही है वो ये है कि इसमें एक बड़ा चीज है ना, कुछ छात्रों को तो बहुत ज़्यादा सुपर उनके लिए राहत होने वाला है। क्या राहत होने वाला है, तो आइए सबसे पहले मैं आपको बताऊं क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। बहुत सारे छात्रों का हमारे ये सवाल रहा कि सर क्वालिफिकेशन को लेकर के बड़ा घबराहट है। नहीं, घबराहट कुछ नहीं होनी चाहिए। देखो, होमगार्ड के लिए 10वीं कक्षा उत्तीर्ण हो अथवा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष अहर्ता होनी चाहिए, यानी 10वीं पास हो या 10वीं के समकक्ष आपके पास कोई क्वालिफिकेशन या प्रमाण पत्र होना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा हाई स्कूल के समक्ष मान्यता प्राप्त विभिन्न संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षाओं को इस निमित्त हाई स्कूल के समक्ष स्वीकार किया जाएगा। फिर आगे सरकार ने जो सबसे स्पष्ट बात कही है शैक्षिक अहर्ता में खंडखा में, वो खूब ध्यान रखना है कि आवेदन करते समय शैक्षिक अहर्ता अवश्य धारित करनी होगी। उसकी अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा। जी हाँ, ये ध्यान में रखना, अंक तालिका और प्रमाण पत्र दोनों ही आपको ले जाना होगा ऑनलाइन आवेदन करते समय। 10वीं कक्षा की परीक्षा में सम्मिलित हुए अथवा सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। प्यारे साथी, इस बात को खूब जहन में रख लो। अपीयरिंग छात्र जो भी हाई स्कूल में है इस वर्ष वो आवेदन नहीं कर सकते हैं, तो अपीयरिंग छात्रों को इसमें शामिल होने का मौका नहीं दिया जा रहा है। दूसरी बात जो कह रहा है कि सरकार अब इसमें अधिमानी अहर्ता, जो सबसे आपको फोकस करना है जिन बिंदुओं पर, ये सबसे चर्चा का विषय रहा और इसमें किन छात्रों को लाभ होने वाला है। एक बहुत बड़ा ये सवाल यही बनता है कि भाई इसके लाभ के दायरे में कौन कौन आ रहे हैं। तो आइए इस पर हम लोग बात करते हैं कि लाभ किनको किनको मिल रहा है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखो, सरकार ने क्रमवार बताया है कि लाभ के श्रेणियों में किसे किसे शामिल किया है। तो एनसीसी में हमारे जिन छात्र छात्राओं ने सी प्रमाण पत्र धारक है उन्हें इस परीक्षा में 3 अंक का भार मिलेगा अलग से। दूसरी बात, बी प्रमाण पत्र धारक जिन्हें हैं उन्हें 2 अंक दिया जाएगा और ए प्रमाण पत्र धारकों को 1 अंक दिया जाएगा। और दूसरा कह रहा है कि भारत स्काउट गाइड एवं गाइड प्रमाण पत्र धारक अगर कोई है तो उन्हें भी 1 अंक का छूट दिया जाएगा। इसमें उनके नंबर में 1 अंक एक्स्ट्रा अगर ये सर्टिफिकेट लगाते हैं आप तो। फिर इसमें एक चीज और भी मेंशन किया गया है कि यूपी एसडीएमए के तत्वाधान में आपदा मित्र प्रशिक्षण, हाँ एक नई चीज है, इसको ध्यान रखना, आपदा मित्र प्रशिक्षण प्रमाण पत्र धारकों को अधिमानी अहर्ताओं में दिए गए अंकों के साथ 3 अंक पृथक रूप से प्रदान किया जाएगा। अगर उनके पास है ये भी प्रमाण पत्र, ये भी, तो उन्हें अलग से भी उन्हें 3 अंक का अधिभार और भी दिया जाएगा। आगे सरकार ने और बातें क्या बताई तो इस पर हम लोग बिल्कुल चर्चा कर रहे हैं आपके साथ। हर एक जानकारी, प्यारे साथी मैं पुनः आपको बता रहा हूं कि हर एक जानकारी आप बढ़िया से ध्यान से रखिए इसको, क्योंकि पूरी जानकारी जो है ये आपके लिए बहुत ही अनिवार्य होने वाली है।
आइए, जिस पर आपको खूब ज़्यादा इंतजार था कि साहब कैसे परीक्षा होने वाली है, क्या क्या स्थिति होने वाली है, तो उस पर हम लोग बात कर लेंगे। अभी इस पर एक केवल संक्षिप्त, बाकी इस पे विशेष मैं आपके लिए बिल्कुल लेकर आया हूं सेशन में। पूरा एक एक टॉपिक वाइज मैं आपको स्पष्ट बताऊंगा। सरकार ने स्पष्ट कह दिया है कि सामान्य ज्ञान केवल और केवल खेल किसका है, जीएस का, जर्नल स्टडी। जर्नल स्टडी, और इसमें कुल 100 प्रश्न आएंगे, हर एक प्रश्न 1 अंक का होगा, 100 अंक का, और टाइम आपको दिया जाएगा 2 घंटे का, यानी 120 मिनट का, है ना। जैसा मैंने बताया कि प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के निर्धारित होंगे। लिखित परीक्षा में 25% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी एनरोलमेंट के लिए पात्र नहीं होंगे। हाँ, ये विशेष चीज ध्यान में रखना कि 25% से कम अंक अगर प्राप्त कर रहे हैं तो एनरोलमेंट के लिए आप पात्र नहीं होंगे। दूसरी बात कह रहा है सरकार ने, इसमें और क्या चीज़ें बता रखी है, इस बात को खूब ध्यान में रखना कि परीक्षा जो होगी एक पाली में अथवा एक से अधिक पाली में हो सकती है, तो सामान्य बातें हैं। ओएमआर प्रणाली के माध्यम से एग्जाम कराया जाएगा, ये भी आप इससे परिचित ही हैं, तो इसमें कुछ विशेष नहीं तौर पे बताना है। परीक्षा में 100 प्रश्न आएंगे, 100 प्रश्न जो होंगे प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, ठीक है। आगे इस पर क्या और आयोग ने बिल्कुल स्पष्ट बातें की है, हर एक क्रमवार हम लोग इस बात को जान रहे हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम पूरे विज्ञापन को ध्यान से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हमें उस एग्ज़ाम की तैयारी करने में बड़ी आसानी होती है और फॉर्म फिल करने में भी आसानी होती है, ठीक है। बाकी सामान्य चीज़ें बताई गई प्यारे साथी कि ओएमआर सीट मिलेगी, गोला भरना होगा, है ना, इस बात को भी विशेष तौर पे ध्यान में रखना। आगे बात क्या की गई है, तो कोई और बात विशेष है कि उपरोक्त परिस्थितियों में जहां अंक के अधिमानी हर्तांक को छोड़कर आया है, तात्पर्य अभ्यर्थी की जाती है कि प्रत्येक प्रश्न सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प के उत्तर के रूप में अंकित करेगा, ठीक है। हाँ, एक बात जो आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं कि ओएमआर की 3 प्रतियां प्राप्त होंगी, जिसमें मूल प्रति स्कैनिंग के लिए प्रयुक्त होंगी, द्वितीय प्रति उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड अभिलेख हेतु, तृतीय प्रति अभ्यर्थी की होगी। तो ये आपको लेकर के आना होगा। कल को मान लीजिए कोई कंप्लेन करना हो, कहीं डाउट हो, तो आप इसी प्रति के द्वारा कर सकते हैं। आगे बात करें तो आगे अभिलेखों से संबंधित कुछ चर्चाएं की गई हैं, है ना, ये आपके संदर्भ में नहीं है, शासन का नियम है। फिर बात करते हैं शारीरिक मानक परीक्षण, यहां से सबसे बड़ी शुरुआत होती है अब आपके लिए कि कौन से छात्र छात्रा इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये बातें बिल्कुल अब हम लोग देखने वाले हैं। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मानक निम्नवत दिए गए हैं कि सामान्य व पिछड़े वर्ग ओबीसी एससी के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बिल्कुल ध्यान में रखना, लंबाई भाई अपनी बिल्कुल ऊंचाई देख लो आप कितनी है, 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। फिर करा एससी के पुरुष अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। हाँ, इनके लिए थोड़ी सी छूट है, ध्यान में रखना, एससी कैंडिडेट के लिए इनके लिए 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और ओबीसी और सामान्य वर्ग के लिए यानी यूआर और ओबीसी, ठीक है, और एससी, ये तीनों, ये एसटी कैंडिडेट है, तो एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए विशेष छूट है प्यारे साथी। तो एसटी कैंडिडेट के लिए 160 सेंटीमीटर, बाकी जर्नल ओबीसी एससी के लिए 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए उनकी लंबाई। आप लोग अपनी हाइट बिल्कुल तय कर लेना। फिर कह रहे हैं कि चेस्ट पे अगर बात करें, सामान्य एससी वर्ग एसटी के अभ्यर्थियों की न्यूनतम सीने का माप 79 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने पर 84, यानी इन तीनों वर्गों के लिए अगर बात करते हैं तो सामान्य 2 स्तर पे चेस्ट की बात कर रहा है, सामान्य पे बात किया है प्यारे साथी कि सामान्य स्तर पे आपका चेस्ट कितना होना चाहिए, 79 सेंटीमीटर, और चेस्ट को फुलाने पर आपका होना चाहिए 84 सेंटीमीटर। एसटी के लिए छूट दी गई है। एसटी के लिए कितना है प्यारे साथी, तो एसटी के लिए सरकार ने एक अलग मानक पे तय किया है कि एसटी के लिए सामान्य चेस्ट जो होगा वो है 77 सेंटीमीटर और फुलाने पर कितना होना चाहिए, 82 होना चाहिए। तो ये मानक आप ध्यान रखना। वैसे अगर आपकी हाइट होगी तो चेस्ट तो लगभग रहता है, इस बात को ध्यान में रखना। यहाँ टिप्पणी में एक बात ध्यान रखना कि न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। देखो गैप कितना है, 5 का फुलाव बिल्कुल अनिवार्य होना चाहिए। तो इसे फीते से आप बिल्कुल अपनी, है ना, माप लेना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि पूरी दक्षता से अगर आप इस परीक्षा में आ रहे हो तो स्वाभाविक है आप बहुत अच्छे छात्र, पूरी
जानकारियों को पढ़ करके परख करके फिर आ रहे हैं, तो आपको कहीं इफ बट का सवाल नहीं लगेगा। आप सीधा एग्जाम में आएंगे, घमासान मचाएंगे, एक ओहदा लेके जाएंगे, ऐसा भरोसा कीजिए, है ना, विश्वास कीजिए, आप एक ओहदे के बिल्कुल हकदार हैं और बनना भी चाहिए आपका एक ओहदा। अब शारीरिक दक्षता में जो सबसे बड़ी बात आती है वो निकल कर ये आती है कि भाई महिलाओं के लिए क्या कहा गया है। देखो, महिला अभ्यर्थी, अभी तक तो हम लोगों ने पुरुष की बात की, महिला अभ्यर्थियों में अगर बात करते हैं तो फीमेल के लिए भी बताया गया है और इनके लिए कुछ अधिमानी अर्हताओं में ध्यान में रखना है। इनमें यू आर ओबीसी और एससी महिला वर्ग में बताया गया है कि इनके लिए प्यारे साथी इनकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 152 सेंटीमीटर। तो भाई हमारे देश की शेरनियां भी अपनी हाइट को बिल्कुल माप लेंगी ताकि तैयार रहें सेवा के लिए। और फीमेल में भी एसटी के लिए छूट दी गई है। एसटी अगर कैंडिडेट हैं तो 147 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए और महिला अभ्यर्थियों को न्यूनतम 40 किलोग्राम, है ना, इनका वजन माप बिल्कुल ध्यान में रखना, ये बिल्कुल 40 किलोग्राम न्यूनतम है। तो न्यूनतम पूरा करना है आपको, अगर इससे कम है तो आप बाहर कर दिए जाएंगे, इसलिए अभी से खाना पीना शुरू कर दीजिए, है ना। छात्राएं अक्सर, है ना, दुबली पतली ज़्यादा होती हैं, और अभी से खाना पीना दुरुस्त कर दीजिए, बेहतर हो जाएंगे आपके शरीर भी। और आप सेवा में, खासतौर पे उत्तर प्रदेश में, इस सेवा में आपकी सहभागिता जरूरी है और आप शामिल भी होंगे, ऐसा हमें भरोसा है। अब बात करते हैं यहाँ प्यारे साथी, तो ध्यान ये रखना है कि ये तो हमने बात कर दी कि भाई फिजिकल में खासतौर पे पहला पैरामीटर। अब दूसरा पैरामीटर जो है वो ये है कि रेस कितना लगाना साहब। केवल लंबाई चौड़ाई की तो बात हो गई। अब सबसे बड़ा सवाल जो निकल के आ रहा है कि पुरुष, हमारे जो पुरुष अभ्यर्थी हैं, तो पुरुष अभ्यर्थी के लिए रेस करना है 28 मिनट में। ध्यान में रखना, 28 मिनट में 4.8 किलोमीटर की रेस लगाना है। तो आज से ही फिजिकल शुरू कर दो। फिजिकल भी बहुत, हम तो नहीं कह सकते बहुत आसान है, क्योंकि इतना लंबा रेस है, तो आपको आज से थोड़ा सा अभ्यास करना शुरू करेंगे तो आपका अभ्यास बिल्कुल इतना बेहतर हो जाएगा कि आप उस समय इसको पूरा कर ले जाएंगे। और वहीं पर अगर महिला अभ्यर्थी की बात करें तो सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है महिला अभ्यर्थियों के लिए, ये सरकार का ही नोटिफिकेशन है, ध्यान में रखना, कहीं भी 1% का डाउट नहीं होगा। अवध वॉरियर की यह काबिलियत है, कोई भी एक झूठ अफवाह की बातें आप तक प्रचारित नहीं किया जाएगा। हम और हमारी टीम बिल्कुल उसी मुद्दों पर बात करेगी जो आयोग जिन बातों को 100% मानता है। तो आप इसको भरोसा कीजिए, विश्वास कीजिए कि यहाँ आप गुमराह होने वाले नहीं हैं। महिलाओं के लिए हमारी बात किया गया है कि इनको 16 मिनट का समय दिया जाएगा, पुरुषों को 28 मिनट, इनको 16 मिनट का समय दिया जाएगा, परंतु इन्हें 2.4 किलोमीटर रेस लगाना है। तो इनकी भी दौड़ एक ठीक ठाक स्तर पे है। आप तैयार हो जाइए, आज से पूरा करना शुरू कर दीजिए, उम्मीद कि आप अपने रेस को पूरा कर लेंगे। आगे फिर बात करें तो छात्रों से संबंधित सामान्य जानकारियों की बात है, इसमें कोई ऐसी विशेष बात नहीं है जो मैं आप तक शेयर करूं। हाँ, फिर बात किया गया रिजर्वेशन का, तो एससी, एसटी, अन्य श्रेणी के अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा, है ना, अधिनियम 1994 के तहत उन्हें रिजर्वेशन दिया जाएगा, है ना। ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों को भी 10% का रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो रिजर्वेशन में कोई बदलाव नहीं हुआ प्यारे साथी, बिल्कुल ध्यान में रखना, भ्रम में नहीं आना है, 1% का भी कोई बदलाव नहीं है। पर यहाँ पर कुछ सरकार ने कुछ बातें कही है कि एससी को 21% और इन्हें आयु में 5 वर्ष की छूट होगी, परंतु जाति प्रमाण पत्र प्रारूप संख्या इन्हें पेश करना होगा, जो जिलाधिकारी, अतिरिक्त जिलाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, उप जिलाधिकारी, तहसील द्वारा प्रमाणित पत्र होनी चाहिए। एसटी के लिए भी पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस, एसटी को 2%, अन्य पिछड़ा वर्ग को 27%, ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% का आरक्षण दिया जाएगा। परंतु ध्यान में रखना, ईडब्ल्यूएस को उम्र में छूट नहीं दी जाएगी। बाकी ओबीसी को 5 वर्ष, एसटी को 5 वर्ष और एससी को 5 वर्ष उम्र में भी छूट दिया जाएगा। और सभी का प्रारूप जो हो वो उप जिलाधिकारी के द्वारा या अन्य जिलाधिकारी द्वारा या सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। अगर प्रमाणित नहीं है तो मान्य नहीं होगा, इसलिए आप खूब ध्यान से प्रमाण पत्रों को बनवा लीजिए और यहाँ पर लाइए। यहाँ हमारे कुछ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित जो हैं उनको भी 2% का रिजर्वेशन होगा, उम्र में छूट नहीं होगी, पर जिलाधिकारी उनके प्रमाण पत्र को प्रमाणित करेंगे। भूतपूर्व सैनिक को 5% का आरक्षण दिया जाएगा, 3 वर्ष की छूट है। महिला को 20% का, परंतु उम्र में कोई छूट नहीं मिलेगी, इस बात को ध्यान में रखना है।
तो ये बातें थी कुछ रिजर्वेशन संबंधी, पर आगे सरकार ने इस पे चर्चा किया है, जैसा कि भी मैंने बताया कि आवेदन के लिए जिस पर अभी चर्चा हमने किया कि भाई कब तिथि होनी चाहिए और किससे आप प्रमाण पत्र लेंगे, इस सभी बातों को ध्यान में रखना है। ठीक, बाकी ये भूतपूर्व सैनिक से संबंधित जिनकी बातें अभी हम लोगों ने की, आगे अगर बात किया जाए तो अभी हाँ इन सब मामले वही है सेम, इन पर कुछ विशेष नहीं है जो मैं आपसे बात करूं। हाँ, आरक्षण पे हम लोगों ने लगातार क्रमवार बात कर लिया है। उसी पे ओटीआर संबंधी मैंने आपको शुरू में भी बताया कि ओटीआर करा लीजिए आप, है ना, जिसमें आपका यूनिक ईमेल आईडी, खूब ध्यान में रखो, ये सब बातें ध्यान में रखो। बहुत सारे हमारे छात्र छात्राएं इस बात को मिस्टेक कर देते हैं, फिर बाद में बहुत पछतावा होता है। इस हम मैंने ऐसे ईमेल नहीं बोले कि सर साइबर पे गए, दुकान वाले ने बोला मैं अपना ईमेल डाल दूं, बोले हाँ हाँ ठीक कर दीजिए, कोई बोले कोई दिक्कत नहीं, नहीं नहीं दिक्कत होता है। अपना जीमेल देखो यहाँ क्या लिखा है, सीधा सीधा लिख दिया है। बाद में आप आयोग पे आरोप नहीं लगाओ, सरकार पे आरोप नहीं लगाओ, इसीलिए पूरी चीजें पढ़ लो, मैं बार बार कह रहा हूँ और आप तक इसीलिए मैं इस बात को पहुंचा रहा हूँ। ठीक है, ये वेबसाइट है, यहाँ जाकर के आप विजिट कर लीजिए, देख लीजिए, नोटिस क्लिक कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। ओटीआर कराना है, यूनिक ईमेल आईडी होनी चाहिए, यूनिक मोबाइल नंबर होना चाहिए। ओटीआर हेतु ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आप परिवर्तनीय होंगे, ठीक है, बदलाव कर सकते हैं। सत्यापन हेतु डिजी लॉकर अकाउंट भी होना चाहिए, तो भाई बना लीजिए, है ना। सरकार बहुत दिन से डिजिटल भारत की कार्रवाई हो रही है, आप भी इसमें जुड़ जाओ। आगे सरकार ने और क्या कहा है, तो देखो आवेदन करते समय आपको सरकार ने कुछ विशेष गाइडलाइन बताई है कि आयोग ने कहा कि देखिए आप अगर अभ्यर्थी लॉगिन करता है तो फॉर्म भरते समय तो अकाउंट आईडी, पासवर्ड अथवा आधार अथवा डिजी लॉकर, तीनों में से कोई एक चीजें आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पर फोटोग्राफ के लिए रियल टाइम का फोटोग्राफ होना चाहिए। फोटोग्राफ वेब कैमरा या अन्य कोई उपकरण आवेदन भरने दौरान रियल फोटोग्राफ ले सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल इन सबको ध्यान रखना, धुंधली फोटो मत लगाना और ऐसी जगह फोटो मत लेना जहां प्रकाश कम हो, बिल्कुल आपका चेहरा स्पष्ट होना चाहिए। नहीं तो प्यारे साथी सारी मेहनत करके जाओगे और जब आपको पता चला एग्जाम हॉल में जाने से बाहर किया जाएगा तो फिर बहुत कष्ट होगा। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ धुंधली फोटो दे दी और उसकी वजह से पहचान सुनिश्चित नहीं हो पाएगी, तो आपको बाहर किया जाएगा, बड़ा कष्ट होगा। तो कष्ट आने का आप बिल्कुल मौका मत दीजिए, हर चीजें व्यवस्थित क्रमवार कीजिए और स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ बिल्कुल निर्देशों का पालन आप बिल्कुल आराम से करेंगे, खूब बेहतर। ठीक है, इसको पढ़ लीजिए। फिर कह रहा है कि हस्ताक्षर के संदर्भ में बता दिया गया है वेबसाइट पर कि आवेदक सफेद कागज पर, ये देखो ध्यान में रखना, सफेद कागज पर काले स्याही पेन से 50 mm से 200 mm के आकार का बॉक्स के अंदर हस्ताक्षर करना होगा। ठीक है, हस्ताक्षर छवि जो होगी जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होनी चाहिए और हस्ताक्षर की ये साइज है, ये दुकानदार आपका या जहां साइबर पे जाएंगे वो करेंगे ही, लेकिन इस बात को ध्यान में रखना कि काले स्याही बाल पेन का प्रयोग करना। ये नहीं होता कि जो पेन आप पा जाइए उसी से आपने क्या कर दिया, हस्ताक्षर कर दिया। इस बात को खूब ध्यान में रखना। ऑनलाइन शुल्क के लिए सरकार ने बताया है कि भाई आवेदन करने से पूर्व शुल्क आपको जमा करके प्रिंट प्राप्त कर सकते हैं, सबमिट कर दीजिए फॉर्म को। फिर आगे प्रक्रिया में और भी बात किया गया है कि आवेदन में बाकी हाई स्कूल का प्रमाण पत्र होना चाहिए आवेदन के समय आपके पास, जिन्हें आपको अपलोड करना होगा। तो अंक पत्र, प्रमाण पत्र, दोनों चीज़ें आप अपने पास लेकर रखें हाई स्कूल का। इस पर हम लोगों ने बात कर ही लिया है। आगे और कुछ बातें बताई हैं जिन पर हमें और ध्यान में रखना है, तो आगे कुछ प्रमुख बातों पर ध्यान रखेंगे। हाँ, जिस पर आपको खूब ज्यादा ध्यान में रखना है वो घड़ी बिल्कुल आपके सामने आ गई कि वो चीजें क्या ध्यान में रखना है इस बात को लेकर के प्यारे साथी कि एग्जाम कैसे होने वाला है। कयास लोग खूब लगा रहे थे, पहले लोगों ने बता भी दिया, बहुत सारे हमारे प्लेटफॉर्मों पे इस बात को बता दिया गया, ये रहेगा, वो मैथ रहेगा, ये रहेगा, फला ढिमका, खूब बातें बताई गई। पर आयोग ने स्पष्ट कर दिया है केवल और केवल सामान्य ज्ञान की एक परीक्षा होगी। और इससे लगता है प्यारे साथी, मैं आपको बता दूं कि जिन सचिव महोदय ने इसको बनाया होगा, स्वाभाविक है वो आर्ट साइज पे उनका अच्छा रुझान है, सबसे रुझान उनका अच्छा है। मैं बताऊं आपको, दुनिया में सबसे आसान सब्जेक्ट लगता है क्या, जीएस, क्योंकि जल्दी समझ में आता है। और इतिहास कहता है जो जल्दी समझ में आता है वो सबसे बड़ा धोखेबाज होता है
है ना। तो जल्दी आता भी है कौन, जीएस, और जल्दी भूलता भी कौन, जीएस। पर अगर इस प्लेटफॉर्म पे आप रहे तो हम भूलने नहीं देंगे, ऐसा वादा करते हैं। तो आइए देखते हैं। 100 प्रश्न आने हैं, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, 2 घंटे का समय मिलेगा। विषय बिल्कुल आपको ध्यान से दिख रहा होगा भाई, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। थोड़ा मैं और आपके लिए जूम कर देता हूँ, तो आप इसको विशेष रूप से देखिए। हर एक टॉपिक स्पष्ट होना चाहिए ताकि आपको कोई डाउट न रहे प्यारे साथी। डाउट में जीवन नहीं चलने वाला है, डाउट को एकदम हमेशा स्पष्ट करो। कुछ छात्र आज से पढ़ना शुरू कर दिए हैं पर अभी उनको पूरी जानकारी नहीं कि क्या क्या हमें चाहिए क्या नहीं। भाई हम कह रहे हैं कि तैयारी करो लेकिन जानकारी तो रखो कि क्या इसकी क्या अधिमानी अहर्ता है, क्या एग्जाम में आने वाला है, क्या नहीं पूछा जाने वाला है। किसी ने बता दिया, बहुत सारे छात्र हमारे अफवाहों पे तैयारी करते हैं। ऐसा मत करो, पढ़ लो, इसको टाइम दो, इसको समझ जाओ, सिलेबस को समझ जाओ। यही तो गेम है। जो सिलेबस नहीं समझा वो क्या पढ़ेगा। आप अपने मैदान को ही नहीं जानते, दौड़ोगे कैसे प्यारे साथी। इसलिए सबसे पहले अपने मैदान को देखो कि मैदान समतल है कि उबड़ खाबड़ है, इसकी जानकारी। सामान्य ज्ञान की जानकारी होनी चाहिए, सामान्य विज्ञान की जानकारी। देखो यहाँ एक शब्द लगा है सामान्य। भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य, व्यापार, जनसंख्या पढ़ना है, पर्यावरण, नगरीकरण, भारत का भूगोल, उत्तर प्रदेश यूपी स्पेशल के संसाधन, शिक्षा, संस्कृति, सामाजिक प्रथा की विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश में आयोजित स्थानीय मेले, त्योहार, खेल, पुरस्कार, उपलब्धियां, उत्तर प्रदेश राजस्व, पुलिस एवं सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देश के बीच संबंध कैसे हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के सामरिक विषय, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन, पुरस्कार, सम्मान, देश की राजधानी, मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान एवं खोज, पुस्तक एवं उसके लेखक, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित कल्याणकारी जनोन्मुखी योजनाएं, महत्वपूर्ण महिला सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता एवं औद्योगिक विकास के प्रयास और प्राकृतिक घटनाएं, महत्वपूर्ण सम्मेलन। ये आपका टॉपिक है, ये आपका दायरा है। अगर इस दायरे में रह करके आप तैयारी करते हैं प्यारे साथी, तो ध्यान में रखना, अगर इस दायरे में रह करके आप तैयारी करते हैं तो स्वाभाविक है आपकी तैयारी सबसे जबरदस्त होगी और सबसे बेहतर होगी। कुल मिला के अब मैं आपको अपने शब्दों में अगर समझा दूं तो जीएस में आपको पढ़ना है, इस बात को ध्यान रखो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस। अब इसके अलावा क्या पढ़ना साहब, इसके अलावा भी करंट अफेयर और उत्तर प्रदेश स्पेशल, यूपी विशेष। इस बात को ध्यान में रखना, यही आपका दायरा है, इसी दायरे में खेल खेलना है और 100 नंबर का है। प्रत्येक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का है और इन विषयों को अगर आप दोहरान करेंगे, तिहरान करेंगे, बार बार पढ़ेंगे तो उतने अंक लाने हैं। यानी मान के चलो आप, अगर भाई मेरा अपना अनुमान है और बताना मुझे, मैं अनुमान के आधार पे बता रहा हूँ, अभी से आपको बता दे रहा हूँ और ये पहली बार यही इसी चैनल पे बताया जा रहा है कि अगर आप 65 से 70 के बीच में जा रहे हैं, 65 से 70 प्लस के बीच में चले गए तो स्वाभाविक है आप एक ओहदा बिल्कुल छीन लेंगे, कोई रोक नहीं पाएगा आपको एक पद पाने से। तो अब बिल्कुल स्पष्ट हो गया, आपने देख लिया कि परीक्षा जो है 2 चरणों में होने वाली है। एक चरण तो आपने देखा कि परीक्षा होगा, एक फिजिकल होगा, इसके बाद मेरिट बनेगा और फिर आपका सिलेक्शन होगा। इससे आगे अगर कुछ और हम लोग देखें तो ये देखो, जो अभी मैंने बात किया था कि प्रमाण पत्र के लिए ये प्रारूप है, आप यहाँ से डाउनलोड करके इसको फिल करके जिलाधिकारी, अतिरिक्त जिलाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट और पारा मजिस्ट्रेट, तहसीलदार से ले जाके प्रमाण पत्र प्रमाणित करके आप प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारे पिछड़े वर्ग ओबीसी के लिए है, ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए है। ये प्रारूप आपको यहीं मिल जाएगा, इसी नोटिफिकेशन में आप डाउनलोड करके ले जा करके सीधा इसको फिल करके और इनसे प्रमाण पत्र अधिकारी से, ये डब्ल्यूएस के लिए भी है, इनको भी यहाँ पर हस्ताक्षर होना चाहिए और तहसील से उपजिलाधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ थे जो सरकार के द्वारा और ख़ास तौर पे यहाँ पर बताया गया है। ठीक।
ठीक है। रिजर्वेशन, प्रमाण पत्र की संख्या में जिसमें मैंने आपको बताया, ये सारी चीज़ों पर हम लोगों ने चर्चा क्रमवार कर लिया है। इसमें कुछ और प्रमुख बिंदु जो बचे हों तो शायद हम लोगों ने पूरी बातों पर चर्चा कर लिया है। तो हर एक बातों पर चर्चा प्यारे साथी हम लोगों ने इस पर देखा कि किस तरह से आप आवेदन करोगे, आवेदन में आपको किन बातों का ध्यान रखना है, किन बातों को ध्यान रखना है, कौन कौन सी सतर्कता आपको बरतना है, कैसे परीक्षा होगा, फॉर्म का आवेदन। पहले सबसे पहले सुनो, मैं इस बात को पुनः बता रहा हूं आपको, खूब ध्यान से सुनना कि अभी परीक्षा की तैयारी कैसे होगी इस बात को लेकर हटक नहीं, पहले आवेदन करो। आवेदन की पूरी जानकारी मैंने जो आपको बताया उसके मानक को पूरा करते हुए, डॉक्यूमेंट लेकर के, अपने पूरे प्रारूप को लेकर के, हर एक स्टेप को बिल्कुल खूब बेहतर से पहले फॉर्म फिल करो, वहां कमी ना हो। उसके बाद सिलेबस जो मैंने आपको बताया, यही आयोग का परमानेंट सिलेबस है, इसको देखिए और फिर अपना अध्ययन कीजिए। अब अध्ययन की बात आती है तो मैं आपके लिए दो चीजें सजेस्ट करता हूं खास तौर पे, कि बात करते हैं आप बुक के लिए कि साहब कौन सी किताबें देखें। तो देखो, एक तो मैं बोलता हूं कि आप चैनल पे रहिए, यहां तो पढ़ाया ही जाएगा, आपको चीजें मिलेंगी ही, यहां पर आप रहोगे, उम्मीद भी मैं करता हूं। दूसरी चीजें, अगर आप नॉर्मल तौर पे पढ़ना चाहते हैं तो मैं एक मात्र किताब बताता हूं। अभी अभी मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अभी हमारी किताबें आनी बाकी है, अभी मैं उस पर काम कर रहा हूं, तो आपको कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी उसके पहले क्या आप कोई किताब पढ़ सकते हो? जी हाँ। वो कौन सी किताब है? तो बिल्कुल एक औषधि की तरह किताब है, लूसेंट। सामान्य ज्ञान की आप लूसेंट खरीद लीजिए, नए प्रकाशन की है ना, सामान्य ज्ञान लूसेंट, सामान्य ज्ञान की लूसेंट ले आइए। कुछ लोग आपको बताएंगे स्टैटिक खरीद लो, भाई मेरे भाई कुछ नहीं, भटको नहीं, मैं बता रहा हूं बिल्कुल यही 3 किताबें हैं जो आपकी नैया पार कर देंगी। बाकी डाउट के लिए तो हम आपके साथ जुड़े ही है ना, यहाँ डिटेल से हर चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। किताबें नहीं समझ में आ रही है तो हम और हमारी पूरी टीम आपको खूब बेहतर क्रमवार एक एक बातें समझाएंगे। दूसरा, यूपी विशेष के लिए साहब क्या पढ़ें? उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए, उत्तर प्रदेश विशेष के लिए आप एक किताब ले लीजिए, परीक्षा वाणी। परीक्षा वाणी, परीक्षा वाणी एक मोटी आती है, मोटी सी एकदम रहती है, वो सिविल के अभ्यर्थी उसको ज़्यादा अनुपालन करते हैं। एक पतली सी आती है, तो आप नई अपडेटेड जो आई होगी पतली वाली ले लेना, उसमें करंट की चीज़ें भी इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। तो सामान्य ज्ञान हो गया, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस आपका हो गया, ठीक है। इसमें आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी, क्या क्या? हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस। उत्तर प्रदेश विशेष में कला, संस्कृति, जिस पर अभी हम लोगों ने बात किया कि कला पढ़ना है, साहित्य पढ़ना है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख त्योहारों के बारे में जानना है ना, प्रमुख त्योहार, उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले, ठीक है, महोत्सव, प्रमुख दिवस, ये सब चीजें जो हैं इतिहास, इसकी भी ऐतिहासिक, भौगोलिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सभी गतिविधियां इस किताब में मिल जाएंगी। तीसरी जो आपके लिए बेहद खास है, जी हाँ जाइएगा नहीं, उस किताब का तीसरा जो विस्फोट है वो आपके लिए सबसे खास है। और ये तीसरा विस्फोट क्या है, इस बात को अगर आप भूल गए तो समझो फिर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, तो जाइएगा नहीं। तीसरी चीजें क्या है, करंट अफेयर हम कैसे करें साहब। तो करंट अफेयर के लिए बिल्कुल मैं औषधि बता रहा हूं, रामबाण सुरमा, कि करंट अफेयर्स को आप कैसे कवर करेंगे। तो इसके लिए खास तौर पे आप उत्तर प्रदेश का परीक्षा देने जा रहे हैं, और उत्तर प्रदेश के एग्जाम के लिए लल्लन टॉप सबसे पत्रिका जो है मेरे प्यारे साथी, वो 2 पत्रिकाएं हैं। एक तो है आपकी ई दृष्टि, आप चाहे तो इसको खरीद लीजिए, और या चाहे आप घटनासार को, घटनासार, वैसे मार्केट में बहुत सारी पत्रिकाएं हैं पर ये 2 उत्तर प्रदेश के लिए बिल्कुल औषधि हैं। एक ले लीजिए, एक में क्या साहब, वार्षिकी ले लीजिए, कोई अगर हो मिल जाए तो। क्यों ले लें वार्षिकी? क्योंकि अभी से अभ्यास कर लो पढ़ने का, ताकि एग्जाम के समय तक करंट को लेकर बहुत इशू ना रहे कि साहब हमने पढ़ा नहीं है। और इस तरह से अगर अनुपालन करेंगे तो अपने परिवार को बता दीजिए कि माताजी, पिताजी, मैं एक पद अपने लिए सुरक्षित कर रहा हूं, और सुरक्षित करने के लिए मुझे इन किताबों को खरीदना होगा और अवध वॉरियर के चैनल पर आना होगा। और यहां हमें रोज आप अगर समय देते हैं, हमारी पूरी टीम को सुनते हैं ध्यान से, तो विश्वास कर लीजिए एक ओहदा
बिल्कुल आपके लिए सुरक्षित है और ये ओहदा आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद आप पूरी जानकारियों से युक्त हो चुके हैं और इनका आप पालन करेंगे और अपनी तैयारी ज़बरदस्त करते हैं। मिलते हैं एक और अच्छे क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।